इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुर। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पार हर एक मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपको। नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। नए चैप्टर में सेकंड लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 31। हमको पढ़ना है एम्पियर्स लॉ। कल बायर्स लॉ पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस पढ़े तो खड़े लगा सकते हो। एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ की वही इंपॉर्टेंस है जो बायर्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और उसकी कूलम की गाउस थ्योरम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी। तो जो इंपॉर्टेंस गाउस लॉ या गाउस थ्योरम की थी, वही इंपॉर्टेंस एम्पियर्स लॉ की तो काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट इसका जो फॉर्मेशन है वो भी सिमिलर है। वहां था फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां से मिलता जुलता स्टेटमेंट है। तो तुम लिखोगे इसमें according to it, the line integral of magnetic field, path integral भी बोलते हैं, line integral भी बोलते हैं। line integral of magnetic field along a closed path, line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu 0 times the total current threading through, हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं threading through, mu 0 times the total current threading through that closed path. तो जैसे कशिदा लाइन में सुई धागा निकाला जाता है, वैसे थ्रेडिंग थ्रू मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ P dot dl इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स सिग्मा i। सिग्मा i वो सारी की सारी करंट जो इसमें से ऊपर जा रही है उस क्लोज पाथ में से जो यहाँ इंटीग्रेशन में हम दिखा रहे हैं, दिस क्लोज पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन ऑफ कंसीडर कर। कोई और लोकेशन चूज कर लो, वो हिलेगा तो प्रॉब्लम। लैब में पानी भर गया है तो सामान नहीं पड़ा था। तो जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था, एक डेरिवेशन जो एप्लीकेशन बैट-सावर्ट लॉ में थी, वो वहां से हटाकर कहाँ डाल देंगे, एम्पियर्स लॉ। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जो करंट कैरी कर रहा है, उसके करंट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। इसका इस्तेमाल करेंगे और काफी छोटा सा डेरिवेशन 4 या 5 लाइन में डिराइव हो जाता है। तो इसमें जब भी तुमसे एम्पियर्स लॉ पूछा जाएगा, एज एग्जांपल तुम उसको इंक्लूड कर सकते हो, और हालांकि वो एक एप्लीकेशन भी है। एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट current carrying wire लिख दो, कंडक्टर लिख दो। अरे इधर नहीं बैठना है, इधर छोड़ दो, वाले 2 की वाले बैठ छोड़ दो। यहाँ बैठ जाओ, आगे या आगे नहीं बैठो, पीछे। इस पर बैठ सकते हैं ना, यहाँ किसी को बैठना पड़ेगा। इसमें तुमको एक डायग्राम बनाना है। ये कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है I, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो डिस्टेंस r पर है, यहाँ पर है पॉइंट P। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमेशा तुमको चाहिए होगा एक क्लोज पाथ। जैसे गाउस थ्योरम लगाने के लिए तुम्हें चाहिए होती क्लोज सरफेस, वैसे एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। जस्ट इमेजिन ये वो क्लोज पाथ है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ, जिसमें हमें B डॉट dl निकालना है। यानी B की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल आएगा। तो सपोज मैं dl को उसी डायरेक्शन में ले लेता हूं जिस डायरेक्शन में B है। B और dl दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। B कैसे निकालते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, राइट हैंड रूल बताते हैं। अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके करंट मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ फिंगर्स कर्ल करने पर मिलेगा। ऐसे करंट नीचे होगी तो रिवर्स। अगर लूप है तो दो ही डायरेक्शन होगी। लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। तो यहाँ पर B और dl दोनों की डायरेक्शन सेम होंगे। डायग्राम बनाने के बाद तुम लिख सकते हो SID डॉट डैश डैश क्या applying Ampere's law for loop of radius small r, applying Ampere's law for loop of radius small r, we get क्या मिलने वाला है आपको, वो देखोगे तुम। इधर ये वाला apply Ampere's law, we get, जब भी Ampere's law लगाते हैं, Gauss law लगाते हैं, कोई सा भी लॉ लगाते हैं, स्टेटमेंट पहली स्टेप होती है, मतलब वो सेम स्टेटमेंट तुम्हें रिपीट करना होगा। उसको रिपीट करोगे
इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 सिग्मा i। अगली स्टेप में वैल्यू रख दोगे b dl cos 0 म्यू 0 टाइम्स इस पूरे में से जाने वाली सिर्फ एक ही करंट है, दैट करंट इज i, तो सिग्मा i की जगह i। अगली स्टेप में d यूनिफॉर्म बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू 0 i। dl सारे टुकड़े अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे सर्कमफ्रेंस मिलती है 2 पाई r, तो p की वैल्यू मुझे मिलती है म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r। दिस इज द एक्सप्रेशन p इक्वल टू म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r। तो अगर वायर है इनफाइनाइट और स्ट्रेट, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r। याद रखने का तरीका तब बताया था तुमको, क्योंकि वायर स्ट्रेट है यहां नहीं बैठ सकते, उसमें सर्कुलर सिमेट्री नहीं है, सर्कुलर सिमेट्री नहीं तो उसमें पाई का फैक्टर आएगा। अब इन दोनों फॉर्मूले पे कई क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें सॉल्व करने होते हैं, और एक फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन तुमको डायरेक्टली याद करना है। अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का है तो फाइनाइट लेंथ का तो उस सिचुएशन में कैसे हम इसके लिए डिराइव करते हैं वो हमको नहीं तैयार करना, हमें सीधे एक्सप्रेशन तैयार करना है। अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें जो दिया हुआ है वो इस वायर का एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये करंट I कैरी कर रहा है, इसका एक्सटेंशन माइनस नहीं लिखेंगे तो phi1 इस साइड है और phi2 ऊपर की तरफ, ये सिचुएशन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद होगा तुम्हें एक्सप्रेशन में डायरेक्ट म्यू 0 i अपॉन 4 पाई r sin phi1 प्लस sin phi2। विदाउट डेरिवेशन ये फॉर्मूला तुम्हें याद। कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, हालांकि आप बोर्ड में ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते जो इससे सॉल्व होते हैं, फिर भी तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए ये काम का फॉर्मूला है। किस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे देखो, तुमसे कहा कि ये एक स्क्वायर लूप है और इसके कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो तुम क्या लॉजिक फॉलो करते हो, तुम इसको एक सिंगल वायर मानते हो, ये एक्सटेंशंस तुम्हें पता है क्योंकि ये स्क्वायर लूप है, तो जो एंगल बनेगा ये 45 ऊपर बनेगा, 45 नीचे बनेगा, 45। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, मान लो स्क्वायर लूप की साइड तुम्हें दी हुई 2 मीटर, करंट दी हुई तुम्हें 10 एम्पियर, तो इसमें दो लॉजिक लगेंगे। तो डायरेक्शन, हर पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और एक के कारण कितना होगा हम सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे, phi1 की जगह 45, phi2 की जगह 45, r की जगह 1 मीटर, तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। जो कुछ और तरह के क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी तुमने प्रैक्टिस किए हुए होंगे, बोर्ड में जो आए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे ऐसा लूप बना दिया, तुमसे पूछ रहे हैं यहां पर सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट इज I। तो जो स्ट्रेट वायर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके एक्सिस पर नहीं होता, उसके आसपास होता है। तो इस स्ट्रेट पार्ट के कारण पॉइंट ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस स्ट्रेट पार्ट के कारण भी नहीं होगा, सिर्फ सेमी सर्कल के कारण होगा। तो सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर पूरा होता तो म्यू 0/2r होता, रेडियस इज गिवन टू अस म्यू 0/4। इस कंसेप्ट को हम और एक्सटेंड करते हैं और पार्ट ऑफ द लूप मानो कोई आर्क दिया हुआ है, उसके लिए इसको लगाते हैं, एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, करंट I है,
और इसकी जो रेडियस है वो r है, तो सेंटर ओवर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हम यूनिटरी लॉ लगाते हैं, एक एक नियम। अगर ये लूप पूरा होता तो म्यू 0/4r होता, सॉरी 2r होता, म्यू 0/2r एंगल 360 है, तो एंगल 1 है तो 1/360 और थीटा है तो म्यू 0/2r इनटू थीटा अपॉन 360। डिग्री है तो डिग्री और रेडियन है तो रेडियन, मतलब रेडियन होगा तो 660 में लिखेंगे 2 पाई और थीटा को डिग्री में लिखेंगे तो लिखेंगे 360। यूनिट सेम होनी चाहिए। इसको भी हम फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले का जो यूज है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में आया हुआ भी है, तो क्वेश्चन को लिखवा रहा हूं, तुम्हें सॉल्व करना है। तुमको ये प्रूव करना है कि अगर कोई लूप है, उसके किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच तुम बैटरी या सेल को जोड़ दो, उस लूप का जो सेंटर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से 2 पॉइंट्स पर तुमने मैग्नेटिक फील्ड को बैटरी को जोड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन लिखोगे, प्रूव दैट, प्रूव करना, प्रूव दैट if we connect a cell between any 2 points on circumference of a conducting loop, any 2 points on circumference of a conducting loop, comma, then the magnetic field at its center remains 0. तो इसका डायग्राम बनाओगे। ये कोई लूप है, ये उसका सेंटर है O। मैंने कोई से 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ये आर्बिट्रेरी कहीं भी हो सकते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट भी हो सकते हैं, और हो सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट ना हो, एनी 2 पॉइंट्स। और मैंने इनके अक्रॉस एक सेल को जोड़ा। अजम्पशन ये है कि सेल के लिए जो कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज किए उनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं या नहीं है, पॉइंट होगा। लूप की रेडियस तुम्हें दी हुई है, इट इज a, और नहीं दी हुई तो भी मान सकते हो, गिवन कुछ नहीं है, बस ये गिवन है, क्वेश्चन में जो लेता है वही गिवन है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इसके लिए कुछ डेटा तुम्हें इमेजिन करना होगा। जैसे तुम्हें मानना होगा अगर यहां से करंट I चलती है तो जंक्शन A पर आने के बाद करंट का डिवीजन होगा जो अनइक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। जिस वायर से लूप को बनाया गया है वो होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, करंट का अनइक्वल डिवीजन होगा। मान लो इसमें छोटे वाले आर्क में करंट जा रही है I1 और इधर जा रही है I2। सपोज जो छोटा वाला आर्क है उसको मैं नाम देता हूं ACB और बड़े वाले को देता हूं ADB। तो ACB जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, सपोज दिस इज θ1, और जो एंगल ADB सबटेंड कर रहा है सपोज इट इज θ2। जो आर्क लेंथ है AB की आर्क लेंथ, सपोज इट इज, आर्क लेंथ को मैं स्मॉल एल से दिखा देता हूं L1, और बड़े वाले आर्क की आर्क लेंथ सपोज इट इज L2। जो छोटा वाला आर्क है उसका जो रेजिस्टेंस है सपोज इट इज कैपिटल R1 और बड़े वाले का रेजिस्टेंस R2। ये सिचुएशन, ये सब मान लिया। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं B at O, B due to ACB plus B due to ADB,
दोनों का वेक्टर सम, आर्क एसीबी के कारण और आर्क एडीबी के कारण, दोनों का वेक्टर सम हमको देना है। तो एसीबी के कारण कैसे होगा, कितना होगा, तो वो ऐसे समझोगे तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, म्यू 0 I अपॉन 2a, मेजर वाला कौन सा, म्यू 0 I1 अपॉन 2a, यहाँ पर नहीं, म्यू 0 I1 अपॉन 2a इंटू थीटा 1 अपॉन 360। एक तरीका तो है कि मैं ये दोनों को जोड़कर इक्वल टू 0 निकालूं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक और तरीका है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों का रेशो 1 है, वो मेरे लिए आसान रहेगा, चीजें कट जाएंगी। अगर मैं प्रूव कर दूं दोनों का रेशो 1 है, तो हमें पता है डायरेक्शन तो अपोजिट है ही सही, क्योंकि इसके कारण फील्ड होगा बाहर और उसके कारण होगा अंदर। तो ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए रहता है कि हम रेशो निकालकर 1 प्रूव कर दें। तो मैं अप्रोच चेंज करता हूं, ये मैंने तुम्हें एक रास्ता बताया, बट बेटर ये है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करें b1 अपॉन b2 और उसको प्रूव कर दें 1। तो b1 अपॉन b2 में मैंने एक्सप्रेशन लिखा म्यू 0 I1 अपॉन 2a थीटा 1 अपॉन 360 डिवाइडेड बाय म्यू 0 I2 अपॉन 2a थीटा 2 अपॉन 360। कैंसलेशन होगा, 2a गेट कैंसिल, म्यू 0 गेट कैंसिल, 360 गेट कैंसिल, बाकी बचा I1 थीटा 1 अपॉन I2 थीटा 2। फिर हम जानते हैं एंगल इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा को लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस, तो मैंने लिखा I1 को लिख सकता हूं मैं v अपॉन r। मुझे पता है दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पैरेलल में ये पार्ट ADB और ACB आपस में पैरेलल में, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो I1 को तो मैंने लिखा v अपॉन r1, थीटा 1 को लिखा आर्क L1 अपॉन रेडियस, ऐसे I2 को लिखा v अपॉन r2, थीटा 2 को लिखा L2 अपॉन a। V get cancelled, A get cancelled. Now we get L1 R2 upon L2 R1। फिर जो मीटर ब्रिज में हमने कांसेप्ट लगाया था P upon Q upon P निकालने के लिए कि वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, वायर होमोजेनियस है, तो रॉ भी कट जाएगा और A भी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, R2 upon R1 में रॉ भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ ऊपर L2 आएगा, नीचे L1 आएगा, which is 1। तो हम लिख पाएंगे as P1 इक्वल टू माइनस P2, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, as B1 इक्वल टू माइनस B2, so B at 0 is 0, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, 2m करके इसको नोट कर दो। तो ये एप्लीकेशन हुई बायट-सवर्ट लॉ की एप्लीकेशन की, पर इसको मैंने यहाँ पे करा एम्पियर्स लॉ के बाद। अगर कुछ स्ट्रेट पार्ट भी होता तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें कंसीडर करना पड़ता, जो हमने एम्पियर्स लॉ में सीखा। एम्पियर्स लॉ की कुछ और एप्लीकेशन है, सोलेनॉइड है, टॉरॉइड है, उसको हम समझेंगे। So many applications of Ampere's law. सोलेनॉइड नाम सुना है पहले? जिन्होंने नहीं देखा है, फिजिक्स लैब में जब पानी खत्म हो जाए तब जाकर देख लेना। तो वहां पे डिस्प्ले में हमने सोलेनॉइड लगाई हुई है। सोलेनॉइड बनाना बड़ा आसान है। तुम जो है कोई पुरानी CFL जो खराब हो चुकी है, बाहर से स्टूल लेकर आना से नहीं बैठ पाओ, पुरानी CFL जो खराब हो चुकी है उसमें से ट्यूब अलग कर लो, अंदर सर्किट देखोगे तो एक ट्रांसफार्मर मिलेगा छोटा सा, तांबे
कि चमक वाला चमकता हुआ तार अंदर उसमें लटका हुआ होगा जिसपे इंसुलेशन होता है, कोटिंग होती है, वो वायर निकाल लो। वो वायर निकालने के बाद कोई पुराना पेन प्लास्टिक का उसका बाहर का खोल ले लो और उस वायर को उस खोल पर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लपेट दो। लपेटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म में हमने लपेटा है, और हेलिकल फॉर्म में हमने लपेटा, हेलिक्स की फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं सॉलोनॉइड, और इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं तो इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसकी रेडियस जितनी कम होगी, हमने पढ़ा लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, म्यू 0/2r। रेडियस जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो अगर तुम पेन पे लपेटने के बजाय रिफिल पे लपेटते हो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उसमें अगर तुम एक लपेटने के बाद तुम सेल से जोड़ देते हो दोनों टर्मिनल को, साइड से खुरचना पड़ेगा क्योंकि इंसुलेशन होता है, और एक ऑल पेन छोड़ते हो किनारे पर, तो अभी सॉलोनॉइड हम पढ़ेंगे कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 और किनारे पर होता है म्यू 0 फिर हम आगे पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक। बीच में मैग्नेटिक फील्ड डबल है, किनारों पर कम है। जैसे ऑल पेन रखोगे, अब करंट ऑन करोगे, करंट ऑन करते ऑल पेन अंदर चले जाएगी। अंदर जाकर वो दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करेगी पर निकल नहीं पाएगी, वापस अट्रैक्ट होकर रुक जाएगी, क्योंकि जैसे वेलोसिटी गेन करेगी, जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है मीन पोजीशन पे आया मैक्सिमम वेलोसिटी, अब वो ओवरशूट करता है तो रिटार्डेशन लग जाता है, तो किनारे पे जाएगी तो फिर से वापस खींच के आएगी, रिटार्डेशन लगेगा। पर अगर तुम ऐसा डिजाइन बनाओ, रिफिल के मुंह काट दिए तुमने दोनों, यानी ओपन है, ओपन ट्यूब जैसे स्ट्रॉ, और तुमने ऐसा डिजाइन बनाया कि जैसे ही ऑल पेन सेंटर पर पहुंची तुमने करंट ऑफ कर दी, तो क्या होगा? ऑल पेन दूसरे एंड से निकलेगी। तो ऑल पेन गन बना सकते हो तुम, थोड़ा डिजाइन में हेरफेर करके डिजायर्ड वेलोसिटी इंपार्ट कर सकते हो ऑल पेन को। तो ये है सॉलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के काम आती है सॉलोनॉइड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम और भी तरह से डेवलप कर सकते हैं, कैसे वो भी सीखेंगे। तो हेडिंग एप्लीकेशन, उसमें फर्स्ट सॉलोनॉइड, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में फर्स्ट सॉलोनॉइड। सॉलोनॉइड के लिए assumptions भी लिखने होंगे, सॉलोनॉइड क्या है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इट इज ए डिवाइस, सॉलोनॉइड एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। सॉलोनॉइड वाल्व बनते हैं, जो एक्वागार्ड होता है उसमें पानी को चालू करना, पानी को बंद करना किससे कंट्रोल होता है? सॉलोनॉइड वाल्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से कंट्रोल होता है। स्विचर बनते हैं, स्विचर यानी स्विचिंग, लोड की स्विचिंग करनी, यूपीएस है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जब तक मेन से सप्लाई आ रही है तब तक डायरेक्ट मिल रही है अप्लायंसेस को, मेन से सप्लाई बंद होते ही लोड स्विच हो जाएगा बैटरी पर, तो स्विचिंग कौन कराएगी? सॉलोनॉइड करवाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से स्विचिंग होगी। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है सॉलोनॉइड। तो तुमने लिखा इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस, it is a device used to produce uniform magnetic field, uniform magnetic field। full stop। रेफरेंस साइड में लिख दोगे, रेफरेंस साइड यानी पेज के राइट हैंड साइड में एक लाइन खींचोगे, वहां लिखोगे we can also produce uniform magnetic field, we can also produce uniform B vector, uniform B vector by using Helmholtz arrangement of the coils, Helmholtz सुना है ना? Helmholtz arrangement of the coils, इससे भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या होता है हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट? अगर हमारे पास दो कॉइल हैं या दो लूप हैं, लूप भी हो सकते हैं, कॉइल भी हो सकते हैं, और उनको हमने ऐसे अरेंज किया कि दोनों में करंट है सेम सेंस
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों आइडेंटिकल है और दोनों की रेडियस है a, हमने इनको इस तरह से अरेंज किया जैसे वेट लिफ्टिंग का अरेंजमेंट होता है। वेट लिफ्टिंग में रॉड के दोनों साइड पर वेट लगे होते हैं कोएक्सियली, तो कोएक्सियली अरेंज किया और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रखी सेंटर टू सेंटर वो भी रखी रेडियस के बराबर a। उसका इंपैक्ट ये होता है कि अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे चेंज होगा, तुमने एक्सप्रेशन देखा था, सेंटर पर होता है μ0a/2a और एक्सिस पर जाने पर μ0ia² twice of a² plus x² raised to power 3/2, जो फार्मूला तुम्हें रटने को बोला था। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा और अगर ग्राफ बनाता हूं तो वो इस तरह का होगा वेरिएशन। इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फिर घटते घटते इस तरह से घटेगा, पर जब हम दूसरे लूप के पास जाना शुरू होंगे और उसमें भी करंट सेम सेंस में है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एड अप होंगे, जुड़ेंगे, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ने लगेगा। तो उसका भी ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो ग्राफ ऐसा होगा और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा दोनों के बीच के रीजन में जुड़कर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो इस हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट की मदद से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक सॉलिड। सॉलिड में भी ऐसा होता है, सॉलिड के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये तुम्हें अरेंजमेंट बनाना है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन मिलेगा वैसे एक्सरसाइज में। इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट भी दे सकते हैं और दे सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं। फिर तुमसे पूछते हैं एक कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए तो सेंटर वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसके लिए एक्सिस वाला लगाओगे। करंट सेम डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव फील्ड निकालो। सेम डायरेक्शन में ऐड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अगर बेसिक तुम्हारे क्लियर है तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। वापस सॉलिड पे आ जाओ। ये तो रेफरेंस साइड में डाला था तुमने, इसमें कई बार ग्राफ भी पूछते हैं, तो ग्राफ इसी पैटर्न का होगा जैसा बनाया। तो सॉलिड कैसे बनाएंगे, तो अगली लाइन लिखोगे सॉलिड में, इट इज मेड बाय, सॉलिड में आगे लिखोगे इट इज मेड बाय वाइंडिंग, लपेटना, जैसे मोटर में वाइंडिंग होती है। इट इज मेड बाय वाइंडिंग a large number of closely spaced turns, winding a large number of closely spaced turns of insulated copper wire, of insulated copper wire in form of helix, in form of helix on a cylindrical core, on a cylindrical core। तो क्या क्या assumption है, बहुत सारे टर्न्स हैं, क्लोजली स्पेस्ड है, पास पास है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा, और हेलिकल फॉर्म में। हेलिकल फॉर्म मतलब जब इसको हम लपेट रहे हैं तो थोड़ा सा एंगल के साथ, जिससे अगला टर्न आगे 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 जाता जाएगा। तो सॉलिड ऐसे दिखेगी। जिस एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखेगा, और इसमें तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा टर्न ऊपर है। जैसे डायग्राम बनाया मैंने सॉलिड का, तो मैं दिखा रहा हूं कि ये वाला तार ऊपर है, उसको डार्क कर दिया। तो जब मैं इस एंड से देखता हूं तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। ये सेंस समझना पड़ेगा। तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिख रही है तो इस एंड का बिहेवियर साउथ पोल जैसा होगा, ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। जब मैं दूसरे एंड से देखूंगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई दिखेगी और वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसमें दोनों पोल मौजूद होते हैं। इट इज एक्टिंग लाइक ए डायपोल। हमें क्या करना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना। 3 नंबर में डेरिवेशन आता है। तो ये डायग्राम बनाओगे, साइड में लिख दोगे 3m एक्सप्रेशन फॉर, सबहेडिंग लगाओगे एक्सप्रेशन फॉर
B vector due to solenoid. Expression for magnetic field at the center of solenoid भी कर सकते हो, या due to solenoid at its center लिख सकते हो, at the center of solenoid या due to solenoid at its center. डैश लगा दो उसमें। solenoid के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर्स लॉ लगाना होगा। विद दो ऑप्शन है, बिल्कुल सिमेट्री चल रही है, जैसे गाउस थ्योरम थी वहां पर, या तो तुम गाउस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और नहीं तो क्या करते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विद कैलकुलस, हायर ऑर्डर की कैलकुलस लगाते जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर भी हम चाहे तो स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालकर बायट-सवार्ट लॉ से प्लस कैलकुलस की मदद से रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, और वो रिलेशन बहुत लेंथी होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं रिलेशन सिंपल और आसान हो जाता है, इसकी लेंथ कम हो जाती है। तो एम्पियर्स लॉ की मदद से इसको हमें करना है। तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। तो जस्ट इमेजिन करो मेरे पास आ रही है चाकू है और मैंने उससे सॉलिड को ऐसे काट दिया तो इसके जो कटे हुए हिस्से नजर आएंगे, वायर का हिस्सा, उसमें हम करंट की डायरेक्शन दिखा सकते हैं जो एक्सपेक्टेड करंट रहेगी। जैसे चल रही है तो ऊपर की तरफ से बाहर आएगी, नीचे की तरफ से अंदर जाएगी। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं दिखाता हूं तो कुछ इस तरह का होगा। ये तो सिलिंड्रिकल कोर, ये कटे हुए हिस्से सॉलिड के, कटे हुए तार के टुकड़े, ऊपर दो टुकड़ों के बीच में नीचे हेलिकल फॉर्म में लपेटा ऐसे, ऊपर से करंट बाहर आ रही है, डॉट बना दो, इंतजार मत करो, नीचे से करंट अंदर जा रही है, क्रॉस, ये सॉलिड का क्रॉस सेक्शन। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए इसमें एक क्लोज्ड पाथ हमने इमेजिन किया, क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ लिया है इस तरह से। सॉलिड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा उसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, यहां से भी आइडिया ले सकते हो, बताता हूं मैं। ये जो रेक्टेंगुलर पाथ मैंने लिया है, रेक्टेंगुलर लूप, इसकी लेंथ स्मॉल l है और इसकी विड्थ b है। सॉलिड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस होगा इस डायरेक्शन। लॉजिक ये है कि हर लूप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इस रूल के हिसाब से अलोंग द एक्सिस उधर, और सारे मैग्नेटिक फील्ड एड अप होंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। बीच के पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, किनारे पर पहुंच जाएंगे तो कम हो जाएगा, और उसका कारण ये है कि किनारे पर जब पहुंचते तो उस साइड कोई टर्न नहीं है, इस साइड सिर्फ टर्न्स है, तो उनका सपोर्ट खत्म हो गया। ऐसे इस किनारे पर इधर कोई टर्न नहीं है तो उनका सपोर्ट खत्म हो गया, सिर्फ एक साइड टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड आधा रह जाता, जितना सेंटर पर होता उसका आधा रह जाता। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्योंकि हमें B डॉट dl निकालना है, तो B और dl एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे गाउस थ्योरम में क्या करते थे, E डॉट dA, तो E और dA एलिमेंट लेते थे, दोनों के बीच का एंगल निकालते थे। तो यहाँ पर dl और B सेम डायरेक्शन में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया P Q R S, 4 हिस्सों में। वहां पे भी ये करते थे। अगर सिलिंड्रिकल सरफेस होती थी, सिमेट्री पे जाओ, सिमेट्री से जाओगे तो चीजें आसान होंगी। सिलिंड्रिकल सरफेस होती तो हम देखते थे सिलेंडर में दो तरह की सरफेसेस हैं, सर्कुलर एंड सरफेस, उसके लिए अलग से E डॉट dA निकालते थे, और कर्व सरफेस, उसके लिए अलग से E डॉट dA निकालते। तो यहाँ पर इसके लिए E डॉट B डॉट dl सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर बात करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा B और dl के बीच। जब यहाँ पर बात करेंगे तो dl की डायरेक्शन फिर से पैरेलल हो जाएगी B के, पैरेलल। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से देख लेना पैरेलल कैसे हो जाएगी। अगर मैं सॉलिड का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी। अंदर होंगी कंसंट्रेटेड, अंदर होंगी बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस, और जैसे ही बाहर जाएंगे बहुत दूर दूर
तो फैल जाएंगी, डाइवर्सिफाई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है यहाँ पर डीएल के पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं है, 180 नहीं होगा, क्या होगा 0 डिग्री। फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा डीएल एलिमेंट। क्लियर? तो डायग्राम बन गया एम्पियर्स लॉ वाला। SID dot dash situation is as shown in figure. Applying Ampere's circuit law बोलते हैं कई बार इसको, applying Ampere's circuit law for closed path PQRS, applying Ampere's circuit law for closed path PQRS, we may write तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl फॉर द क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स सिग्मा i। तो अभी तक जो डायग्राम देख रहे हो उसमें i कहीं दिख नहीं रहा है, तो जो बाकी रिमेनिंग अजम्पशन है इस डायग्राम में तुम एक तो i मार्क कर दो, ये करेक्ट i है। फिर कुछ डिटेल हमको और चाहिए होंगी, जैसे टोटल टर्न्स इन सोलेनॉइड, कैपिटल N से इसको दिखाया जाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड कैपिटल N। अगर सोलेनॉइड की लेंथ कैपिटल L है, लेंथ इज कैपिटल L, टोटल टर्न्स कैपिटल N, तो यहां पर हम एक क्वांटिटी नहीं डिफाइन करते, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। रेफरेंस साइड में तुम मेंशन कर सकते हो, यहां पर या यहां पर रेफरेंस साइड में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होगा कैपिटल N अपॉन कैपिटल L। तो इस डेटा की और जरूरत है आगे सॉल्व। तो B डॉट dl आ गया म्यू 0 सिग्मा i। अगली स्टेप में मैं B डॉट dl को 4 हिस्सों में तोड़ता हूं। ये सर्कल का सिंबल हट जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट्स लग जाएंगी। B डॉट dl P से Q, B डॉट dl Q से R, B डॉट dl R से S प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl S से P इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स सिग्मा i की जगह सारी की सारी करंट जो इसमें से होकर जा रही है, थ्रेडिंग थ्रू द लूप, इसमें से होकर कितनी करंट जा रही है? लूप की लेंथ है स्मॉल n, यूनिट लेंथ में टर्न्स है स्मॉल n, एक टर्न में करंट है i, n टर्न्स यूनिट लेंथ में, तो n लेंथ में nl टर्न्स, हर एक टर्न में करंट आई तो टोटल करंट nli, इतनी करंट जा। अगली स्टेप में डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूं सब में, तो P से Q डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, cos 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी P to Q B dl cos 0, ये वाले जो टर्म है इसमें क्या आ जाएगा 90 B dl cos 90, तो इसकी वैल्यू तो होने वाली है 0 Q2R प्लस R2S में सिचुएशन ये है कि ये जो B है, हालांकि एंगल तो 0 है पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 0, नेग्लिजिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो B के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ पे cos 90 होने की वजह से 0 हुआ था, प्लस S2P में फिर से 90 डिग्री एंगल, वो भी 0 हो जाएगा, म्यू 0 NLI। So the next step हमारे पास बचा खाली B यूनिफॉर्म P to Q dl का इंटीग्रेशन म्यू 0 NLI
P से Q dl सारे टुकड़े जोड़े तो लेंथ L आ गई, B into L equal to mu 0 NLI, LL कट गया दोनों से, B equal to mu 0 NI, this is the required expression. Center of the solenoid पर magnetic field होता है mu 0 NI, बीच के हिस्से में यूनिफॉर्म, किनारे पे जाओगे तो आधा रह जाता है, तो यही साथ में लिख दोगे also at the corners या ends, also at the ends B end mu 0 Ni by 2. तुमसे नहीं पूछेंगे इसका डेरिवेशन, लॉजिकली समझना है कि किनारे पर पहुंच जाएंगे तो एक साइड टर्न्स है, दूसरी साइड टर्न्स नहीं है, इसलिए आधा रह जाएगा। तो आज का लेक्चर खत्म, इसके आगे कल पढ़ेंगे।